महाराज के इस फैसले को सुनकर भीमा कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर कहा, ठीक है महाराज, लेकिन इसके बदले आपको भी मेरा एक अनुरोध स्वीकार करना होगा। ऐसा अनुरोध? महाराज, आपको जंगल में रहने वाले आदिवासियों से कर वसूलना बंद करना होगा, क्योंकि वो आदिवासी नगर की हर सुख सुविधा से दूर जंगल में रहते हैं। इसलिए वो आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही उनकी इतनी आमदनी है कि वो कर दे सके। ठीक है, हमें स्वीकार है। महाराज के इस निर्णय से सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेनापति प्रताप, हमारी इच्छा है कि आप स्वयं भीमा को सैनिक का प्रशिक्षण दें और उसे राज्य के प्रति वफादार बनाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज ने अपना निर्णय सुनाने के बाद भीमा को अगले दिन महल आने के लिए कहा। वहीं महाराज का निर्णय सुनने के बाद भीमा ने कावेरी की ओर देखा, लेकिन कावेरी अभी भी भीमा की तरफ नहीं देख रही थी। कावेरी तेज कदमों के साथ राजसभा से बाहर चली गई। उसके बाद भीमा महल से बाहर आता है। बाहर उसे महादू के साथ नंदिनी खड़ी दिखती है। नंदिनी को यहाँ देख भीमा जल्दी से उसके पास गया और कहा, नंदिनी, तुम यहाँ? महादू, तू सबको कबीले में छोड़ने गया था ना, तो नंदिनी यहाँ क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। भीमा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, फिर मैं कैसे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ सकती हूँ? और देखो, तुम्हें कितनी चोट भी लगी है। चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। लेकिन नंदिनी। बस भीमा, कितनी जिद करते हो तुम, चलो। ऐसा कहते हुए नंदिनी भीमा को ले जाती है। राजकुमारी कावेरी ये सारा दृश्य अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। तभी वहां मोती आई और उसने कहा, ये क्या हो रहा है राजकुमारी? आप किस मुसीबत में पड़ गई थी? आपने सभा में ऐसा क्यों कहा कि भीमा ही आपका गुप्तचर है? और ये भीमा है कौन? आखिरकार बात क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। भीमा वो है जिसने हमें अपने राज्य का सच बताया है। उसके मुख से निकली हर बात सच्ची थी। बाजी और प्रताप ने उसके कबीले की लड़कियों को अगवा किया, जिसे छुड़ाने के लिए वो इस महल में आया। उसके बाद कावेरी ने मोती को सारी कहानी बताई, जिसे सुनकर मोती ने हैरान होते हुए कहा, ये मंत्री जी और सेनापति आखिर क्या परपंच रच रहे हैं? और इन सब में बेचारा वो भीमा फंसने वाला था। अच्छा हुआ राजकुमारी जो आपने झूठ बोलकर उसकी जान बचा ली, वरना आज तो उसे मृत्युदंड की सजा मिल जाती। ऐसा पहली बार हुआ है मोती, जब हम किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। कल से वो हर रोज इस महल में आएगा। हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो महिलाओं का इतना सम्मान करता हो। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ये भय सता रहा है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। राजकुमारी, आपको पहली बार किसी के विषय में इतना सोचते देखा है। हमें तो लगा था कि आप उस भीमा से गुस्सा होंगी क्योंकि उसने गोदाम में आग लगा दी, पर आपको तो उसकी फिक्र और उसका सामना करने की चिंता हो रही है। मोती, तुमने सही अंदाजा लगाया। हम भीमा से गुस्सा हैं। उसका मकसद चाहे कुछ भी था, पर इस तरह हमारे महल को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं था। वो आहत था, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उसे इस बात के लिए क्षमा नहीं करेंगे। मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। आप बहुत सारे विचारों के बीच फंसी हुई हैं। तुमने सही कहा मोती, शायद ये विचार ही हमारी इस बेचैनी की वजह है। और ये बेचैनी अब हर रोज होगी जब हम भीमा को अपनी नजरों के सामने देखेंगे। जहां एक तरफ कावेरी खुद के ख्यालों से जूझ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संग्राम अपने पिता यानी महाराज के कमरे की तरफ गुस्से में बढ़ रहा था। राव जी अपने कमरे में बैठे थे। तभी संग्राम गुस्से में उनके कमरे में आया और कहा, ये कैसा निर्णय सुनाया आपने पिताजी? एक शूद्र जाति की लड़के को हमारी सेना में शामिल कर लिया। हमारी सेना में सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोग शामिल हो सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? संग्राम, आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने स्वयं अपनी परंपरा तोड़ी है। उस लड़के ने कावेरी की जान बचाकर हम पर जो एहसान किया है, इसका कर्ज हम शायद जिंदगी भर न चुका पाए। उसने न सिर्फ राजकुमारी की जान बचाई, बल्कि राजकुमारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की। हमें
हमारी सेना में ऐसे नौजवानों की आवश्यकता होगी जो अपने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठावान हो। लेकिन पिताजी, आप ऐसे एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। अगर जनता को ये बात पता चली तो उनमें विद्रोह छिड़ जाएगा। पूरी प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी कि आपने केवल अपनी पुत्री के मुंह में आकर ऐसा फैसला लिया है। नहीं संग्राम, हमने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। आपने एक बात पर गौर नहीं किया। भीमा भले ही शूद्र जाति का है, लेकिन वो बहादुर है। वो बात ठीक है पिताजी, लेकिन प्रजा का क्या? और भी शूद्र जाति के लोग हमारी सेना में शामिल होना चाहते हैं, युद्ध प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी अनुमति नहीं देते। शूद्र जाति की एक टुकड़ी सेना में जरूर है, लेकिन वो क्या काम करती है ये आप भी जानते हैं। अगर बात युद्ध प्रशिक्षण देने की है तो हम आज से इस नियम को बदल देंगे। आज से ही शूद्र जाति के सैनिकों को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया जाए। इससे तो प्रजा में विद्रोह नहीं होगा, उल्टा इससे प्रजा के बीच हमारी प्रशंसा होगी। कावेरी इतने दिनों से जिस बात की पैरवी कर रही थी वो साकार हो जाएगी। लेकिन पिताजी, इस तरह हम काबिलियत के पैमाने पर नहीं बल्कि प्रशंसा के पैमाने पर निर्णय ले रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हो संग्राम? पिताजी, राज्य का मुख्य सेनापति होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय वर्ण को छोड़कर सेना में मैं सिर्फ उन्हीं काबिलियत के अनुसार ही सैनिकों को शामिल करूंगा और भीमा को भी पूरी तरह परखने के बाद सेना में जगह मिलेगी। ठीक है संग्राम, हम तुम्हारे निर्णय से सहमत हैं, लेकिन एक बात याद रहे, अच्छा सेनापति वो होता है जो अपनी पूरी सेना को बिना किसी भेदभाव के एक साथ रखे। आप इस प्रांत के उत्तराधिकारी हो संग्राम, तो अब से तुम्हें अपने निर्णय इसी अनुसार लेने होंगे। अगली सुबह भीमा महल में आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए और क्या पूछे। तभी वहां से सैनिकों का एक समूह गुजरने लगा तो भीमा ने उनसे पूछा, जो शस्त्र आपके हाथों में है ये कहाँ रखे हैं? तुम्हें ये शस्त्र क्यों चाहिए? अभ्यास के लिए। उसी के लिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भीमा की बात सुनकर सभी सैनिक हंसने लगे। एक सैनिक ने भीमा का मजाक उड़ाते हुए कहा, महाराज ने गुलाम बनाया है तुम्हें, याद रखना सेना में भी तुम वही रहोगे। तुम्हें यहाँ युद्ध कौशल सीखने नहीं बल्कि हमारी झूठन उठाने के लिए रखा गया है, समझे? भीमा सैनिक की बात सुनकर अपना सिर झुकाकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर प्रताप पर पड़ी। प्रताप भीमा की ओर ही आ रहा था। सभी सैनिकों ने प्रताप को झुककर प्रणाम किया। भीमा ने भी उसे प्रणाम किया। प्रणाम सेनापति जी। यहाँ किस बात पर हंसी ठिठोली की जा रही है? आप सभी अपने अभ्यास पर ध्यान दें। सैनिकों से इतना कहने के बाद प्रताप भीमा को एक मैदान में ले जाता है जहां कई सैनिक युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये है वो स्थान जहां सैनिकों को युद्ध कला सिखाई जाती है। हमें लगता है तुम्हें यहीं से प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा कहते हुए प्रताप ने भीमा के हाथ में एक तलवार पकड़ा दी और कहा, हमें देखना है कि तुम सैनिक बनने के योग्य हो भी या नहीं। इसके बाद वो भीमा को एक सैनिक के विरुद्ध लड़ने का आदेश देता है। क्योंकि भीमा एक आदिवासी था तो वो तलवारबाजी में निपुण नहीं था, इसलिए कुछ ही देर में भीमा जख्मी होकर बुरी तरह हार गया। क्यों बरखुदार, आज तुम्हारी बहादुरी को क्या हुआ? अरे हाँ, कल तो तुम जंगली आदिवासियों की तरह लड़ रहे थे और आज तुम्हें सभ्य तरह से लड़ना है, समझे तुम? जी सेनापति जी। महाराज ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो भीमा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम कल भी एक तुच्छ इंसान थे और आज भी वही हो। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, बस एक बोझ हो जिसे अब हमें न चाहते हुए भी ढोना होगा। अब आओ यहाँ से और जाकर शस्त्रों के कमरे की साफ सफाई करो। कमरा तो तुम्हें पता है ना? प्रताप की जली कटी बातें सुनने के बाद भीमा वहां से चला गया। वो महल में उसी कमरे की ओर आने लगा जहां अस्त्र रखे थे। भीमा कमरे में जाने के लिए राजकुमारी के कमरे के बाहर से गुजर ही रहा था कि कावेरी ठीक उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। कावेरी को देख भीमा को पिछली सारी बात याद आ गई।
लेकिन फिर उसे याद आया कि कावेरी कोई दासी नहीं बल्कि राजकुमारी है। इसलिए भीमा ने कावेरी को झुककर प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी। कावेरी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी कि भीमा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी भीमा। लेकिन राजकुमारी, मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। हमारे पास तुम्हारे किसी प्रश्न के लिए समय नहीं है। बेहतर होगा तुम जिस काम के लिए यहाँ हो वो करो। कावेरी भीमा को टका सा जवाब देकर वहां से चली गई और भीमा हताश होकर दूसरी ओर मुड़ गया। जैसे तैसे भीमा ने महल में एक गुलाम के तौर पर अपना पहला दिन गुजार लिया। अगले दिन महाराज ने सभा में ये घोषणा की कि आज से सैनिकों की भर्ती उनके वर्ण के अनुसार नहीं बल्कि उनकी काबिलियत के अनुसार होगी। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा फरमान राज्य में घोषित कर दिया जाए और नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान भी किया जाए। लेकिन महाराज, इतनी उत्सुकता के साथ कोई निर्णय लेना सही नहीं है। आप तो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं। अगर ये परिवर्तन हमारे राज्य में खुशहाली लाता है तो इस परिवर्तन की आवश्यकता है। जल्द से जल्द हमारे आदेश को पूरा किया जाए। इतना कहने के बाद राव जी सभा समाप्त कर देते हैं। राज्य में हो रहे इतने परिवर्तन से प्रताप और बाजी बौखलाए हुए थे। सभा समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने कक्षों में चले गए, लेकिन बाजी और प्रताप वहीं खड़े रहे। प्रताप की आंखों में गुस्सा था। वहीं बाजी ने अपने दांत भींचते हुए प्रताप से कहा, देख लिया आपने अपनी भूल का नतीजा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इस भीमा को सुरंग में ही मार देना चाहिए था, लेकिन आपने इसे मार के सामने पेश किया। परिणाम अब सिर्फ एक भीमा नहीं बल्कि सैकड़ों भीमा हमारे सर पर आकर बैठ जाएंगे। हमें भीमा को रास्ते से हटाना ही होगा। मंत्री जी, हम आपका गुस्सा समझ रहे हैं, लेकिन हम आपकी तरह यूं जोश में होश नहीं गंवाते। हम दुश्मन पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। क्या मतलब है आपका? क्या हम भीमा को ऐसे ही जाने दें? उससे कोई बदला ना लें? हम उससे बदला लेंगे, चुन चुन कर लेंगे। हम राज्य को अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना चुके हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सही वक्त इंतजार करना होगा। क्या है प्रताप की योजना? क्या भीमा के साथ खत्म नहीं होगा भेदभाव? क्या संग्राम भीमा को कर पाएगा स्वीकार? क्या भीमा और कावेरी के रिश्तों में आएगा सुधार? अभी राजा को शूद्र सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करने का फरमान सुनाए एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उनके सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई थी, जिसके कारण सुबह के पहले पहर में ही राज्यसभा में सारे मंत्रीगण संग्राम, कावेरी, प्रताप और भीमा आ गए थे। मंत्री जी, हमें ज्ञात हुआ है कि इस साल हमारे राज्य में अच्छी पैदावार नहीं हुई है। नगर में अनाजों के दामों में वृद्धि हो रही है और पूरे नगरवासी इस बात से बहुत चिंतित हैं। हाँ महाराज, ये बात सत्य है। इस वर्ष पूरे देश में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण सूखे की स्थिति आ गई है। विशेषकर पूर्वी राज्यों में। पूर्वी राज्यों की अनाज समाप्त हो चुके हैं और वहां के किसानों की स्थिति भी दयनीय हो गई है। हमारे नगर के हालात अच्छे हैं महाराज। हमारे राज्य में भरपूर मात्रा में अनाज उपलब्ध है। परंतु मंत्री जी, अगर पूरे देश में सूखे की स्थिति है तो हमें भी इस बात पर ध्यान देना होगा और सोच समझ के अपने अनाज खर्च करने होंगे। इस वर्ष अनाजों के व्यापार पर रोक लगा दी जाए ताकि राज्य के लिए अनाज कम ना पड़े। राज्यसभा में पूरे देश में व्याप्त सूखे की चर्चा हो रही थी। तभी दरबार में कुछ व्यापारी आए और उन्होंने राजा से कहा, हमारी मदद कीजिए महाराज, किसी ने हमारे गोदाम में चोरी कर ली है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे?
चोरी? लेकिन किस वस्तु की चोरी की गई है? आप हमें विस्तार से बताइए क्या हुआ। महाराज, हम अनाजों के व्यापारी हैं। हम किसानों से अनाज खरीद कर पूरे नगर में बेचते हैं। हमें ज्ञात था कि भविष्य में सूखे की स्थिति होने वाली है, इसलिए हमने पहले से ही अधिक मात्रा में अनाज खरीद कर अपने गोदाम में रखा था। लेकिन कल जब हम अपने गोदाम से अनाज निकालने गए तो वहां से सारे अनाज गायब थे। ऐसा सिर्फ एक व्यापारी के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरे 4 व्यापारियों के गोदाम में ऐसी चोरियां हुई है। कृपा करके हमारी मदद करें और उस चोर को शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ें। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा तुच्छ कार्य कौन कर सकता है? महाराज, मुझे लगता है कि ये कार्य शूद्र लोगों का है। अनाज में कमी होने के कारण हमने अनाज के मूल्य में वृद्धि की थी, जिसके फल स्वरूप शूद्र जाति के लोग इसे खरीदने में असमर्थ हो गए। शायद इसलिए उन्होंने हमारे अनाजों की चोरी कर ली। तुम सही कह रहे हो व्यक्ति, उनके पास चोरी करने का उचित कारण है। अगर ऐसा है तो सेनापति जी, आप तुरंत सैनिकों को भेजकर उन्हें बंदी बना लीजिए। संग्राम के आदेश पर सेनापति ने अपने सैनिकों को नगर में जाकर शूद्र लोगों को बंदी बनाने का आदेश दिया। सैनिक वहां से जा पाते उससे पहले ही कावेरी ने कहा, रुक जाओ सैनिकों, ये कैसा निर्णय है महाराज? हम सिर्फ इस आधार पर किसी को बंदी नहीं बना सकते। किसी को भी अपराधी घोषित करने से पहले हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है ना सेनापति जी? आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं राजकुमारी? कृपया स्पष्ट रूप से कहिए। महाराज, आप स्वयं सोचिए ना, जिन शूद्र लोगों के पास रहने के लिए एक पक्का मकान नहीं है, वो अपनी झोपड़ी में इतना अधिक अनाज कैसे छुपाएंगे? छुपाना तो दूर, उन लोगों को नगर के इस हिस्से में आने की अनुमति भी नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने चोरी कैसे की होगी? हम राजकुमारी की बात से सहमत हैं, परंतु ये चोरी किसने की? महाराज, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, देश के पूर्वी राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी एक ने इस कार्य को अंजाम दिया हो। वरना हमारी प्रजा या पड़ोसी राज्यों में इतना साहस नहीं कि वो अपने ही राज्य में चोरी करें। लेकिन हम इस बात पर भी तो पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते। इसके लिए भी प्रमाण की आवश्यकता होगी। उसके बाद ही हम उचित निर्णय पर पहुंच पाएंगे। महाराज ने अभी ये बात कही ही थी कि तभी राजसभा में एक आदमी ने कदम रखा। प्रमाण है महाराज, प्रमाण है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि धनाजी की थी। धनाजी कोंकण राज्य के महामंत्री थे। पूरे राज्य में इन जैसा विद्वान नहीं था। कावेरी और संग्राम ने राजनीतिक कौशल धनाजी से ही सीखे थे। धनाजी को सभा में देखकर जहां एक तरफ कावेरी और संग्राम के चेहरे खिल उठे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप और बाजी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। महाराज ने धनाजी का स्वागत करते हुए कहा, आओ धनाजी आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें आज सुबह ही सैनिकों ने बताया था कि आप अपने विदेश भ्रमण से लौट आए हैं। चलिए, अच्छा है। इस वक्त राज्य को अपने महामंत्री की जरूरत थी। हम तो राज्य के सेवक हैं महाराज। राज्य को हमारी जरूरत हो और हम ना आए। हमें यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि आपने सेना के नवीनीकरण के लिए एक फरमान जारी किया है। हमें बहुत खुशी हुई महाराज कि आपने ये निर्णय लिया। धनाजी महाराज से बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रताप ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा महामंत्री, लेकिन इस समय सभा में राज्य में हो रही चोरियों को लेकर बात चल रही है, न कि कल जारी हुए फरमान के विषय में। आशा है आप विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। आपने सभा में कदम रखते ही जिस प्रमाण की बात कही, क्या आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? हमें आपकी उत्सुकता देख खुशी हुई सेनापति जी। चलिए, आपकी इच्छा भी अभी पूरी कर देते हैं। धनाजी ने इतना कहकर अपने पीछे खड़े सैनिक को आगे आने का इशारा किया। उस सैनिक के हाथ में एक थाल था जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। संग्राम ने उसे देख सवाल किया, ये क्या है महामंत्री जी? ये तावीज है। तावीज? पर ये कैसा प्रमाण हुआ? ये तावीज हमारे गुप्तचर को पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी के यहाँ से मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि उस व्यापारी के यहाँ भी ठीक उसी तरह चोरी हुई थी जिस प्रकार हमारे राज्य में हुई है। लेकिन इस बात से ये कैसे साबित होता है
कि ये चोरी किसी पूर्वी राज्य की ओर से ही की जा रही है? राजकुमार, आप इस तावीज को आम समझने की भूल ना करें। ये एक खास तरह का तावीज है जो केवल पूर्वी राज्य सुल्तान के सैनिक पहनते हैं। इस पर अरबी के अक्षर गुदे हुए हैं। क्या कहा आपने? सुल्ताना? यानी सुल्ताना वो पूर्वी राज्य है? जी राजकुमार, और हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि हमारे अपने कुछ लोग इन सैनिकों की मदद कर रहे हैं। धनाजी के मुंह से सुल्ताना का नाम सुनकर सभा में बैठे सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वहीं महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, जिसके बाद सभा को रोकते हुए महाराज ने सभा बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। सभी लोग सभा से जाने लगे। भीमा, जो किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था, वो भी सभा से जाने लगा, लेकिन धनाजी ने उसे रोक लिया। तुम ही भीमा हो ना, जिसने राज्य के गोदाम में आग लगाई थी? क्षमा कीजिएगा महामंत्री, मैंने वो कदम गुस्से में उठाया था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ एक राजा के ऊपर कितना भार होता है। हमारे कबीले का मुद्दा तो आज सामने आए मुद्दे के सामने कुछ भी नहीं है। नहीं भीमा, ऐसा नहीं है। हर मुद्दे की अपनी अहमियत होती है। सोचो, अगर तुम ऐसा कदम ना उठाते तो क्या कभी शूद्र सैनिकों को सेना में जगह मिलती? तुम उनके लिए एक मिसाल हो। धनाजी की बात सुनकर भीमा के दिल को थोड़ी राहत मिली। महल में आने के बाद धनाजी पहले ऐसे शख्स थे जिसने भीमा की सराहना की थी। भीमा ने सवाल करते हुए धनाजी से कहा, महामंत्री जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो भीमा। ये सुल्ताना राज्य क्या है, और उसका नाम सुनते ही महाराज इतना परेशान क्यों हो गए? धनाजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सुल्ताना एक मुसीबत है जो हर गुजरते पल के साथ हमारे राज्य की ओर बढ़ रही है। वो लोग आ चुके हैं या आने वाले हैं ये नहीं पता, लेकिन उनका आना राज्य के लिए संकट होगा। बरसों पुरानी बात है। सुल्ताना एक छोटा सा राज्य था और हर राज्य की तरह वो भी हमें कर देते थे, लेकिन फिर वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ, जिसके बाद सुल्ताना के राजा ने साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने आसपास के छोटे राज्यों को अपने अंदर शामिल कर लिया, और देखते ही देखते वो सुल्ताना हमसे बड़ा राज्य हो गया। इतना बड़ा कि उसने हमसे कर तक वसूला। ये सब